आज हमारा टॉपिक है, लेक्चर नंबर 81 है, सॉरी 82, लेक्चर नंबर 82 है। और हमारा सेक्शन जो है आज जो हम स्टार्ट करेंगे 106 से 119 तक कोशिश करेंगे कि इस लेक्चर में हम इसे खत्म कर दें। अभी तक हमने आपको बताया बर्डन ऑफ प्रूफ एक सेक्शन 104 और उसके बाद बताया था 105 कि बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर होगा, सबूत का भार किस पर होगा, अर्थात जो व्यक्ति असफल हो जाएगा यदि किसी भी तरीके से एविडेंस दोनों पार्टी ना दे तब बर्डन ऑफ प्रूफ उस पर चला जाता है। अब हम बात करते हैं कि कोई ऐसे बर्डन ऑफ प्रूफ एज टू पर्टिकुलर फैक्ट्स, जो बातें किसी व्यक्ति विशेष की नॉलेज में हो, यदि वो विशेष बातें न्यायालय में ना कहवाई जाएं तब बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर शिफ्ट होता है। तब बर्डन प्रूफ उस पर होता है जिसको विशिष्ट बातों की नॉलेज है। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि भाई मेरा माल फला व्यक्ति ने चोरी किया है और इसने एक व्यक्ति के सामने, या ऐसा उदाहरण देता हूं दूसरे तरीके से, यदि राजेश नाम का एक व्यक्ति कहता है कि मेरे माल की चोरी रमेश ने की है, रमेश ने की है, इसने यह बात कि इसने मेरे माल की चोरी की है सुरेश को बताई थी, तो अब यहां क्या है कि जो स्पेशल फैक्ट है अर्थात स्वीकृति का, कि इसने अपने अपराध की स्वीकृति, रमेश ने अपने अपराध की स्वीकृति सुरेश के सामने की थी, तो ये एक विशिष्ट पद है, क्योंकि जो राजेश है उसे तो पता नहीं चोरी किसने की है, लेकिन क्योंकि रमेश ने सुरेश के सामने कहा कि उसने चोरी की थी इसके यहां, तो ये जो स्पेशल फैक्ट है, ये विशिष्ट बात जो है, ये किसके उसमें है, सुरेश के नॉलेज में है। अगर ये चाहता है राजेश कि उसको सजा हो जाए रमेश को उसके यहां माल चोरी के संबंध में, तो उसको ये बात सुरेश के मार्फत कोर्ट में कहलवानी होगी, क्योंकि एक विशिष्ट बात है स्वीकृति के विषय में, एडमिशन के विषय में, क्योंकि फैक्ट को, चोरी को एडमिशन किसके सामने किया गया है, सुरेश के सामने किया गया है। तो घटना तो सुरेश ने नहीं देखी, ना ही राजेश ने देखी जिस समय चोरी हुई, तो ये जो फैक्ट है एडमिशन का, अपराध के एडमिशन का, अपराध के कन्फेशन का, वो सुरेश की नॉलेज में है। तो ऐसे विशिष्ट तथ्य, तो आपका कर्तव्य बनता है कि ऐसे विशिष्ट तथ्य को आप जो है उससे सिद्ध कराएंगे जिसके वो नॉलेज में है। तो यहां क्या कहता है, जरा अब इसको एक्सप्लेन करता हूं सेक्शन को। जो सेक्शन कहता है, सेक्शन 107 बर्डन ऑफ प्रूविंग फैक्ट्स, सॉरी 106 बर्डन ऑफ प्रूफ एज टू पर्टिकुलर फैक्ट्स। द बर्डन ऑफ प्रूफ एज टू एनी पर्टिकुलर फैक्ट्स lies on that person who wishes the court to believe in its existence unless it is provided by any law that the proof of the fact shall lie on any particular person। उदाहरण दिया इन्होंने इसमें, क्या कहता है, खे को कै की चोरी के लिए प्रोसिक्यूट किया जाता है, केस लाया जाता है, और वह न्यायालय से चाहता है कि न्यायालय यह विश्वास करे कि खे ने चोरी की स्वीकृति गै से की है, तो कै को यह स्वीकृति साबित करनी होगी। खे न्यायालय से चाहता है कि यह विश्वास करे कि प्रसंग समय पर वह अन्यत्र था, उसे यह बात साबित करनी होगी। ये तो दूसरा वो दे दिया उदाहरण उन्होंने। तो यहां पर ये जो स्वीकृति है ये नोटिस में है सुरेश के, अर्थात गै व्यक्ति के, तो उसको वो साबित करनी होगी। लेकिन यहीं पर यदि कोई व्यक्ति यह कहता है, ये दूसरा केस है कि मैं घटना के समय मौका वारदात पे मौजूद नहीं था, तो ये फैक्ट जो है मुलजिम के अपनी नॉलेज में है, कोर्ट की नॉलेज में नहीं है और शिकायतकर्ता की नॉलेज में नहीं है। ना तो शिकायतकर्ता की नॉलेज में है ना उसकी नॉलेज में, तो इस बात को सिद्ध कौन करेगा, जो घटनास्थल पर नहीं था या घटना के समय बाहर गया हुआ था।
सपोज करो, उदाहरण है, किसी के ऊपर आरोप है कि इसने फलां व्यक्ति को चाकू मारा है या सिर फोड़ा है। एक व्यक्ति इसके ऊपर मुकदमा लाता है कि जी इसने मेरा सिर फोड़ा है, लेकिन यदि वो व्यक्ति ये कहता कि मैं उस दिन तो हवाई जहाज से बैठ के दुबई गया था और मेरे पासपोर्ट का ये सबूत है, तो ये फैक्ट मुलजिम के नॉलेज में है क्योंकि वो ही दुबई गया है, तो वो अपना पासपोर्ट और उसमें इंटरनेशनल फ्लाइट में बैठने का बोर्डिंग पास वगैरह देके कोर्ट को यह विश्वास दिला सकता है कि जी मैं यहां था ही नहीं, ये केस मेरे खिलाफ झूठा है। अगर ये बात, क्योंकि ये विशेष बात है जो कि मुलजिम के माइंड में है, तो ये मुलजिम को अपने डिफेंस में ये बतानी चाहिए, तो कोर्ट उस पर यह विश्वास करेगी कि ये शिकायतकर्ता ने जो बोला है वो झूठ बोला है, शिकायतकर्ता का मुकदमा झूठा है। तो उस विशिष्ट बात को सिद्ध करने की जिम्मेदारी मुलजिम की है, अर्थात मुलजिम, ये कभी मुलजिम की भी हो सकती है और कभी शिकायतकर्ता भी हो सकती है। शिकायतकर्ता की तब स्थिति होगी जब शिकायतकर्ता ये कहता है कि मुझे फलाने ने बताया, तो उस व्यक्ति को बुलाना पड़ेगा जिसकी नॉलेज की बात है। अगर मुलजिम ये कहता है कि जी मैं तो उस दिन घटना स्थल पर नहीं था, तो मुलजिम के पक्ष, उस पर मुलजिम के ऊपर इसका बर्डन प्रूफ है। तो ये सेक्शन कहता है 106, जिस व्यक्ति की नॉलेज में विशिष्ट या पर्टिकुलर फैक्ट है वो न्यायालय में सिद्ध करेगा कि ये पर्टिकुलर फैक्ट मेरे हक में जाता है, अर्थात जो अपना हक सिद्ध करना चाहता है या अपनी जो बात को सही मनवाना चाहता है उसको वो सबूत पेश करना होगा। आप इसे यहां समझ सकते हैं। तो अब बाद में अब अगला सेक्शन लेते हैं हम 107। देखिए कुछ 107 क्या कहता है, कुछ बातें ऐसी होती हैं जब तक एक बात सिद्ध ना करी जाए तो दूसरी बात सिद्ध नहीं हो सकती। जब तक एक बात, ये 107 जो सेक्शन में पढ़ाने जा रहा हूं वो क्या कहता है, जब एक बात सिद्ध करनी होती है वो सिद्ध तब होगी जब उससे पहले कोई दूसरी बात का अस्तित्व आए। उदाहरण देता हूं आपको, आप समझना जरा सा। एक आदमी कहता है कि किसी व्यक्ति ने मरने से पहले यह कहा था कि फलाने आदमी ने कत्ल किया है मेरा, उसका। एक व्यक्ति यह कहता है कि उसके चाकू फला व्यक्ति ने मारा था और वो ये कह के मर जाता है। तो यहां सबसे पहले हमें उसकी मौत सिद्ध करनी पड़ेगी, बाद में यह सिद्ध करना पड़ेगा कि उसने क्या कहा था। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? एक व्यक्ति यह कहता है कि फला व्यक्ति ने मुझे चाकू मारा, यह शब्द कह के वो मर गया। अब न्यायालय में मुकदमा लाया जाता है, तो न्यायालय में पहले यह बात सिद्ध करनी पड़ेगी कि वो व्यक्ति मर गया है। अगर मर गया है तब तो उसका यह बयान जो उसने कथन दिया है कोर्ट में पढ़ा जा सकता है। यदि वो नहीं मरा है तो ये बात नहीं पढ़ी जा सकती, तो इसके पढ़ने का ढंग तब दूसरा होगा। अर्थात उन परिस्थितियों के बारे में 107 बताता है जब एक फैक्ट्स को सिद्ध करने के लिए दूसरे फैक्ट्स को सिद्ध करने के लिए पहले फैक्ट्स को सिद्ध करना जरूरी होता है। अर्थात किसी बात को सिद्ध करने के लिए एक और बात सिद्ध करनी जब आवश्यक हो तब यह सेक्शन एप्लीकेबल होता है। अर्थात और भी उदाहरण ले सकते हैं। यदि आपको यह कहना है कि यह डॉक्यूमेंट में यह लिखा है लेकिन वो डॉक्यूमेंट खो गया है मुझसे, मेरे पास है नहीं उसकी ओरिजिनल, मेरे पास केवल फोटोकॉपी है, तो आप क्या करेंगे? पहले सेकेंडरी एविडेंस लाएंगे उसके लिए।
लेकिन सेकेंडरी एविडेंस लाने से पहले आपको न्यायालय के अंदर यह सिद्ध करना पड़ेगा, न्यायालय को यह स्पष्ट करना पड़ेगा, न्यायालय को यह सेटिस्फाई करने पड़ेगा कि डॉक्यूमेंट खो गया है। अब वो खो गया कैसे सिद्ध करेंगे? आपने कोई एफआईआर लिखा रखी हो इस संबंध में, पुलिस को कोई सूचना दे रखी हो, अखबार में कुछ निकलवा रखा होगा, ये चीज डॉक्यूमेंट मेरे से खो गया है, तब आप उसे सिद्ध कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो यहां 107 हमें यह बताता है कि हम ऐसी परिस्थितियों में, जब वो परिस्थिति, कई बार रिपीटिशन करता हूं मैं इसको बार बार, तो रिपीटिशन नहीं है कि मैं इसको वीडियो को आगे बढ़ाना चाहता हूं, मेरा उद्देश्य होता है कि आप तक जो मैं आपको इस समय समझाऊं वो आपकी लाइफ में काम आए और एग्जामिनेशन पॉइंट व्यू से भी आप उसे डेवलप कर सकें। जैसे देखिए, किताबें तो सब 150, 200, 400 रुपए की किताबें मिल जाती हैं, लेकिन फिर भी कॉलेज में जाके हम लेक्चर सुनते हैं प्रोफेसर्स के, तो वहां हम उनसे उनका एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं। अगर हम पढ़ेंगे किताब को, ऐसा नहीं है कि हमारी समझ में आएगी, एक बार नहीं, 2 बार, 4 बार, 5 बार पढ़ने के बाद आ जाएगी, लेकिन प्रोफेसर या लेक्चरर क्या करते हैं कि उनके एक्सपीरियंस से जो वो शेयर करते हैं वो आपके जहन में जल्दी बैठ जाता है, क्योंकि दूसरे की सुनी हुई बात हमारी जल्दी जहन में बैठती है, अपने पढ़ने में से कई बार टाइम लगता है। लेकिन अपनी स्टडी की जरूरत, तो चला इस सेक्शन को मैं किताब के माध्यम से आपको, अर्थात बेसिक एक्ट के माध्यम से मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं कि बेसिक एक्ट किसके लिए। ऐसे तथ्य को साबित करने का भार जिसका साबित किया जाना किसी व्यक्ति को किसी अन्य तथ्य को साक्ष्य देने में समर्थ करने के लिए आवश्यक है, उस व्यक्ति पर है जो ऐसा साक्ष्य देना चाहता है। थोड़ा भाषा का स्तर ज्यादा है, हाई लेवल की हिंदी और हाई लेवल की अंग्रेजी लिखी है, तो इसको अगर सरल हिंदी में जो मैं ट्रांसफर किया है, साक्ष्य को ग्राह्य बनाने के लिए, एविडेंस को एडमिसिबल बनाने के लिए जो तथ्य साबित किया जाना है उसको साबित करने का भार जो है किस पर होगा, ये इसका मेन मारूजा है। उदाहरण के माध्यम से इन्होंने इसमें 2 वो दिए हैं। यदि हम किसी व्यक्ति का मृत्युकालिक कथन सिद्ध करना चाहते हैं न्यायालय में कि उसने मरने से पहले ये बताया, तो हमें उसकी मौत साबित करनी होगी। मौत साबित हम कैसे करेंगे? पोस्टमार्टम रिपोर्ट से। इसीलिए क्रिमिनल केसों में पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनवाई जाती है। तो जब हम चार्जशीट दाखिल करती है पुलिस, तो पुलिस चार्जशीट के साथ में उसका डाइंग डिक्लेरेशन भी लगाती है और डाइंग डिक्लेरेशन के साथ डॉक्टर का एक बयान भी लगाती है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट लगाती है, जो डॉक्टर ये कहते हैं कि फला व्यक्ति उस दिन मरा था, ये उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। तो जब तक ये दोनों फैक्ट्स नहीं आएंगे, ये दोनों एविडेंस हम फाइल पर नहीं लाएंगे, तो ये डाइंग डिक्लेरेशन नहीं पढ़ा जाएगा जब तक मौत सिद्ध नहीं की जाएगी। बिल्कुल यहां तक इसे समझ लें तो आपको फंडा क्लियर हो गया इसका। जब एक साक्ष्य की एडमिसिबिलिटी दूसरे साक्ष्य की एडमिसिबिलिटी पर निर्भर करती हो, तब दोनों फैक्ट सिद्ध किए जाने चाहिए, सीधी सी बात ये। तो ये सेक्शन कहता है 107। तो अब 107 खत्म करने के बाद में, तो जैसे मैंने एक और बताया इसके लिए सेकेंडरी एविडेंस का, तो सेकेंडरी एविडेंस के लिए भी यही मामला है, जारी है। सेकेंडरी एविडेंस का बेसिक फार्मूला यह है कि जो ओरिजिनल है वो खो गई है, तब सेकेंडरी एविडेंस आती है, या विरोधी पक्षकार के कब्जे में। और विरोधी पक्षकार के कब्जे में तो उसे नोटिस दिया जाए कि देखिए आपके पास ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके पास है, आप इसे कोर्ट में लेकर आइए, बात होगी सिद्ध। दिस इज द वे टू प्रूव योर केस अंडर सेक्शन 107 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम।
थोड़ा सा रेस्ट लिया जाए, गर्दन को रेस्ट किया जाए। तो ये हमने आपको दो सेक्शन आज 105, 106 और 107 बताने की कोशिश की। अब एक और देखें, ये और भी इंपॉर्टेंट है। अगर कोई व्यक्ति ये कहता है, देखिए अगर आपने इस लेक्चर को, इस वाली पॉइंट को समझने के लिए हमें भारतीय दंड संहिता में जाना होगा। देखिए लॉ का क्या मामला है, लॉ ऐसे नहीं समझ में आता। एक किताब की नॉलेज दूसरी किताब की नॉलेज से जुड़ी हुई है। ये सेक्शन पूरा उससे जुड़ा हुआ है। अब भारतीय न्याय संहिता, तो शायद उसका नाम जो है भारतीय दंड संहिता है। अब तो भारतीय दंड संहिता 2023 नहीं, भारतीय न्याय, सॉरी सर, भारतीय न्याय संहिता है। पहले उसका नाम था इंडियन पीनल कोड, अब है भारतीय न्याय संहिता 2023। ये सेक्शन आपको जो है भारतीय न्याय संहिता पे ले जाएगा। 108 सेक्शन ये क्या कहता है, यदि जब आप किसी न्यायालय से ये चाहते हो कि जर्नल एक्सेप्शंस में आपका मुकदमा, आपका केस जाता है, जो कि भारतीय न्याय संहिता में दी गई है, भारतीय न्याय संहिता में दी गई हैं, यदि आप उसको का लाभ लेना चाहते हो, भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 14 से लेकर 44 तक का, वो सेक्शंस क्या है, जर्नल एक्सेप्शंस, जर्नल एक्सेप्शंस के सेक्शन है, जो कि इसके अंदर नहीं लिखा हुआ सेक्शन में। तो ये आपको कैसे समझ में आएगा, ये एक्सपीरियंस से आएगा। इसको जरा सा आपको मैं समझाता हूं, थोड़ा सा आपकी समझ में आ जाए। पहले सेक्शन को पढ़ूंगा, आपको इससे किताब से पढ़ता हूं। यह साबित करने का भार कि अभियुक्त का मामला अपवादों के अंतर्गत आता। यहां यह नहीं लिखा कि अपवाद कहां है, ये आगे सुनना। जबकि कोई व्यक्ति किसी अपराध का अभियुक्त है, तब उन परिस्थितियों के अस्तित्व को साबित करने का भार जो उस मामले को भारतीय न्याय संहिता 2023 के साधारण अपवादों में, तो ये क्या साधारण अपवाद, सेक्शन नहीं लिखे यहां पे इसने, 2023, और विद इन एनी स्पेशल एक्सेप्शंस और प्रोविजो कंटेन्ड इन एनी अदर पार्ट ऑफ said संहिता और in any law defined the offense is upon him and the court shall presume the absence of such circumstances। ये कह रहा है या तो आप बताओगे, नहीं तो भाई कोर्ट प्रिज्यूम कर लेगी। नहीं तो यदि आपने नहीं बताई ये बातें तो कोर्ट उस बात को, अपराध को मान लेगी। यदि आपने बता दी तो बात अलग है, नहीं तो वो आपकी बात ना मान के उसकी मान लेगी। अगर किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति का सिर फोड़ दिया और न्यायालय में ये मुकदमा चल गया, स्टार्ट हो गया मुकदमा, उसने अपनी गवाही दे दी, और अब कोर्ट को यह लग रहा है कि हां मुलजिम ने इसका सिर फोड़ा है, तो कोर्ट ये धारणा बना सकती है कि हां जिसको ये कह रहा है इसी ने सिर फोड़ा है। लेकिन आप ये चाहते हैं कि ये धारणा कोर्ट ना बनाए। तो ये जो सेक्शन है एक बचाव की बात करता है कि आपका
बेस्ट डिफेंस क्या होगा। बचाओ एक एडवोकेट के लिए, आप नए लड़के हैं, आपके लिए बता रहा हूं मैं, सीनियर लॉयर्स के लिए बात नहीं है मेरे टॉपिक्स। माय टॉपिक्स आर नॉट फॉर द सीनियर लॉयर्स, दे आर फॉर यंगस्टर्स, जिनको जिंदगी स्टार्ट करनी है, जिसको जिंदगी में काम लेना है। सीनियर तो जानते ही है, मैं तो उन लोगों के लिए लेक्चर बनाता हूं जिन लोगों को कोई सिखाता नहीं, जिनके बाप दादा इस एडवोकेटी के फील्ड में नहीं है, और वो न्यायालय में बेचारे परेशान होते फिरते और गुरु अच्छा नहीं मिलता। देखिए, वकालत के क्षेत्र में गुरु अच्छा मिल जाए, अर्थात आपका जो सीनियर है वो सिखाने का इच्छुक, हर आदमी अपनी औलाद को तो सिखाता है, लेकिन चेलों को कई बार नहीं सिखाता। तो मैं उन चेलों के लिए बना रहा हूं जिनको गुरु सही नहीं मिले या जो नहीं बताते, उनके लिए नहीं है। जो सिखा रहे हैं वो तो है ही देवता है, वो तो उनके बारे में तो क्या कहने, वो तो सज्जन लोग हैं, और ज्ञान बांटने की चीज है, बटे जितना काम आए। और मुझे तो पेंशन मिल रही है, मैंने सोचा कि आप लोगों की ऐसे ना ऐसे सेवा कर दूं, सरकार से पैसा तो आ ही रहा है, तो मेरा तो टाइम जाया नहीं हो रहा, मुझे तो सरकार फिर भी दे रही है। तो ये तो समझो, ये लेक्चर्स हैं ये सरकार की कृपा से बन रहे हैं, क्योंकि रिटायरमेंट पेंशन दे रही है वो, और ये बन रहे हैं आपके लिए, ये जनहित में जारी समस्या है। दोस्तों फिर आगे बात करते हैं। अगर इतना किसी ने सिद्ध कर दिया कि मामला इनने इसका सिर फोड़ा है, तब वो व्यक्ति कहता है दूसरा अब ये बचाव कहता है, बचाव ला रहा हूं, और कोर्ट ने तो धारणा बना ली है कि नहीं इसने ही फोड़ा है। अब कोर्ट उसे पूछती है कि भाई तूने फोड़ा इसका सिर, तो वो अपने बचाव में क्या कहता है और क्या सबूत लाता। अब ये बर्डन ऑफ प्रूफ जो है उसके ऊपर होगा, मुलजिम के ऊपर, तो ये बचाव है। वो ये कहता है कि जनाब जिस समय ये झगड़ा हुआ था मैं तो पागल था, मेरा मस्तिष्क काम नहीं कर रहा। तो इस फैक्ट को सिद्ध करने की जिम्मेदारी उस मुलजिम पर होगी कि उसका मामला अपवाद की श्रेणी में आता है, क्योंकि अपवाद की श्रेणी में यह बात लिखी हुई है कि यदि कोई व्यक्ति मानसिक विकृत है और उससे कोई अपराध हो जाता है, या वो नाबालिग बच्चा है, 12 साल से कम उम्र का है, अगर उससे कोई अपराध होता है तो वो अपराध नहीं है। या कोई बात यदि किसी व्यक्ति ने अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में की है तो वो अपराध की श्रेणी में नहीं आती। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि ये आदमी मेरे घर में चाकू मारने आया और मैंने इसका कत्ल इस वजह से किया, मुझे इसलिए इसे मारना पड़ा क्योंकि मुझे जान को खतरा था, तो ये सिद्ध करने की जिम्मेदारी कि आप मानसिक विकृत थे, आपने अपनी सुरक्षा में किसी व्यक्ति को मारा है, ये सिद्ध करने की जिम्मेदारी मुलजिम पर आ जाती है। जब मुलजिम पे आ जाती है तो बर्डन ऑफ प्रूफ मुलजिम से शिफ्ट हो जाता है। देखिए, बर्डन ऑफ प्रूफ एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, ये सारे केस को हिला देता है। देखिए क्या कहते हैं, एडवोकेसी इज ए आर्ट। क्या है? दिस इज आर्ट। और ये आर्ट तब आप यूज कर सकते हो जब आपने ये सारे सेक्शंस कीड़े बन के इन पर रेंगेंगे। मैं ये नहीं कि किसी एडवोकेट को कीड़ा नहीं कहना चाह रहा हूं, कीड़े से मतलब ये होता है जुझारू व्यक्तित्व का व्यक्ति जो अपनी किताब पर घूमता है, हमारी आंखें घूमती हैं। तो जब आपने पढ़ा है तभी आप अपने क्लाइंट को इसका फायदा दे सकते हैं। बात है नहीं, हमें किसी मुलजिम को नहीं बचाना, हमारी जिम्मेदारी है निर्दोष को बचाने की, क्योंकि झूठे मुकदमों से भी दाखिल होते हैं कोर्टों में, रंजिश की वजह से, लालच की वजह से, बदला लेने की वजह से। तो उन सब के लिए हमें अपने मुलजिम के सुरक्षा के लिए इन सब चीजों को नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अब कोशिश करता हूं 8 10 सेक्शन एक एक दिन में एक एक लेक्चर में पूरे करूं, लेकिन एक लेक्चर में 2 या 3 से ज्यादा सेक्शन नहीं पूरे हो पाते,
क्योंकि एक्सप्लेन करने में कमी ना रह जाए, आपकी को मैं जो अपना मैसेज कन्वे करना चाहता हूँ वो आप तक ना पहुंचे तो फायदा क्या उससे। इस टॉपिक को खत्म करता हूं बस 1.5 लाइन करके कि यदि इसका ही उदाहरण, इसी का उदाहरण पढ़ता हूं आपको। हत्या का अभियुक्त कहता है कि वह दिमाग खराबी के कारण उस कार्य की प्रकृति को नहीं जानता, तो उसे यह सिद्ध करना होगा, जब उसके ऊपर मुकदमा चल रहा है, कि उस स्थिति में वो जो घटना हुई थी उस समय वो पागलपन की स्थिति में था, इसलिए उसे नहीं पता। ये सबूत उसे मेडिकल रिपोर्ट वगैरह कोर्ट में पेश करके उस समय की जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं, डॉक्टरों की राय है, ओपिनियंस हैं, उनके आधार पर इसको सिद्ध करना पड़ेगा अपने मामले को 108 को। ये शिकायतकर्ता की जिम्मेदारी नहीं है कोई इस बात को सिद्ध करे, ये मुलजिम की खुद का बचाव का पक्ष है। ये उसका बचाव है कि वो बताए कोर्ट को, न्यायालय। देखिए बचाव के सेक्शंस हैं सारे, बहुत सारे सेक्शंस में बचाव के हैं। आप वकील बनेंगे, आपके लिए जरूरी है। तो अपने बचाव को सिद्ध करने के लिए उसे सिद्ध करने का एक दूसरा और है। अगर किसी व्यक्ति पर, किसी के ऊपर हत्या का आरोप है और हम उसको हत्या के आरोप को सिद्ध करने की कैटेगरी के लास्ट वर्ड्स पर ले आते हैं, किनारे पे आ गया कि अब सिद्ध हो जाएगा कि ये न मारा है, लेकिन उसी स्थिति में ये व्यक्ति वो कहता है कि जनाब मैं इसे मारना नहीं चाह रहा था, लेकिन इसने मेरी मां को गाली दी, मेरी मां को बुरा भुला कह रहा था, इसकी वजह से मुझे गुस्सा आया, इससे वजह में से मेरी लड़ाई हुई, मेरी कोई इंटेंशन नहीं थी, तो इससे क्या केस कमजोर हो जाएगा। अगर आपको कोई व्यक्ति इसलिए पीटता है कि आपने खुद उसे गुस्सा दिलाया है, तो और बात है। अगर आपने गुस्सा दिलाया तो हर अपराध डाइल्यूट हो जाता है। अगर उसने बिना गुस्सा दिलाए आपको मारा है तो अपराध मजबूत हो जाता है। तो अगर वो ये कहता है कि जी इसने मुझे गुस्सा दिलाया है, तो वो जो गुस्सा दिलाया गया है ये सिद्ध करने का भार उस व्यक्ति पर आ जाएगा जो ये कहता है कि उसे गुस्सा दिलाया गया। ठीक, आज के लिए टॉपिक 108 पर हम इसका एंड करते हैं। एक्चुअली का लंबा हो जाता है, बहुत लंबा होने पर फिर आपका रिदम भी टूटता है। तो अब मैं इसको जो है, अभी बहुत सारे हैं, अभी तो 119 पे तक आना है हमको, तो 119 तक लाने में टाइम लगता है। देखो एक लेक्चर के लिए, एक तो उसके लिए कम से कम 10 मिनट तो चाहिए ही चाहिए जनाब, इससे कम में नहीं होता। एक सेक्शन खत्म करना है तो आप मिनट 10 तक मिनट, ठीक है। जय हिंद, नमस्कार।